इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक़ गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। आज तुरफ़ा तमाशा की एपिसोड 99 है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के दोस्त, हमारे एनालिस्ट सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आज हम काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात कर रहे हैं। कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हम आपसे रब्ता नहीं कर सके। कुछ निजी मसरूफ़ियात थीं और कुछ दूसरे मामला चल रहे थे जिसकी वजह से हम आपसे बैठक नहीं लगा सके और साथ जो मामला चल रहे हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, उस हवाले से हम आपसे बात नहीं कर सके। इसके ऊपर हम आपसे वीकली चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तमाम तर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद। थोड़ा-सा लेट हो गया है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा इबादत के हवाले से और आप अपनी जब भी इबादत करते होंगे तो हमें और बिलख़ुसूस पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखते होंगे। तो हमारी ये बिल्कुल दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं वो बहुत ही अजीब से हैं और इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे कि क्या मामला चल रहे हैं। तो थोड़ा-सा आज हमें बात करनी है हमारी लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से भी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं देखते क्योंकि हम अपने ही मसलों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हम अपने घर से बाहर नहीं देख पा रहे हैं और उन तमाम तर मसलों का जो कि हमारे घर से बाहर हैं उनका बराह रास्त असर हमारे घर के ऊपर पड़ रहा है, आने वाले वक्तों में पड़ेगा और इस चीज़ की हम जो है वो काफ़ी अरसे से आपके सामने निशानदेही करते हुए आ रहे हैं। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के मामला चल रहे हैं, बेंच तोड़ दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में दिखे। इस तरह की सूरत हाल चल रही है। उससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो है वो उनको अबर्ट किया गया। अज़हर मशवानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के जो एक बहुत ही समझ लीजिए कि ग्रास रूटर्स हैं वो बहुत नीचे से ऊपर आए हैं, बहुत मेहनत करके उनको भी जो है वो अगवा कर लिया गया था और उसके बाद फिर वो वापस आ गए हैं। उसके खिलाफ मुल्की एहतजाज की भी कॉल दी गई थी लेकिन उससे पहले ही वो आ गए तकरीबन 8 दिन बाद। देन फिर अगर हम मज़ीद पीछे जाएँ तो आपने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अप्रैल की जो डेट दी गई थी पंजाब गवर्नमेंट की और जो इलेक्शंस होने थे उसकी डेट को उन्होंने जो है वो अक्टूबर में वो ले गए और सदर से कंसल्ट किए बगैर और ये क्या मामला चल रहे हैं इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। और भी बहुत कुछ चल रहा है पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से रमज़ान में आपने देखा और एक अच्छी चीज़ ये है कि बॉयकॉट फ्रूट की कैंपेन और बॉयकॉट बेगर्स की कैंपेन एक चली जिसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर दिखा। तो किसने ये इनिशिएट की वो एक अलग बहस है। मैंने भी एक पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे जिसके ऊपर काफ़ी लोग जो है वो आपस में अपनी कमेंट्स कर रहे हैं और कौन सही है कौन गलत की हम असल में जंग में पड़ जाते हैं और कोई अगर अच्छा इनिशिएट लेता है रिगार्डलेस कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है या वो किस जगह से बिलोंग करता है। अगर कोई इंसान अगर अच्छी चीज़ करने की कोशिश कर रहा है जिसका इज्तिमाई तौर के ऊपर काफ़ी लोगों के ऊपर असर हो रहा है और हमने देखा कि जो फ्रूट की कीमतें हैं वो नीचे आई हैं तो उस चीज़ का जो है वो साथ देना चाहिए। बहरहाल गुफ्तगू काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर समेटना है। तो अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो लोकल पॉलिटिक्स उस हवाले से। तो सलमान भाई क्या कहिएगा इस हवाले से क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा वैसे तो हम फॉलो करते रहे हैं ऑफ कोर्स लेकिन हम अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहिएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? जी। जी, अहमद, जैसा कि आपने तमीज़ में कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी अजीब ही है। मतलब हमारा जो प्रोग्राम का नाम है तुरफ़ा तमाशा, बेसिकली वो तुरफ़ा तमाशा ही लगा हुआ है और तुरफ़ा तमाशा ऐसा है कि ख़त्म होके दे ही नहीं रहा। एक होता है ना कि एक बंदा तमाशा देखता है उसके बाद बोलता है कि चलें जी ख़त्म होगा और मैं क्लैपिंग करूँगा और ख़त्म हो जाएगा मामला।
कि कोई अच्छी तरफ चला जाएगा, रुख और एंड हो जाएगा मामला, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। चीज़ें तूल पकड़ती चली जा रही हैं। और मैं आपको ज़रा बिल्कुल लेटेस्ट से फिर पीछे लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये 5 जो जजेस का जो बेंच है, जो बनाया था चीफ जस्टिस ने, अब मसला ये हो गया है कि हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त जो है, जो कि फ़ाशिज़्म को वो रिप्रेज़ेंट कर रही है, और फ़ाशिज़्म की पूरी डेफ़िनेशन पे उतर रही है। मतलब जैसे कि आपने कहा कि जो सियासी कारकुनान हैं, उनको बंद कर रहे हैं, बगैर उन पे कोई चार्जेस नहीं है, सर्च वारंट के बगैर उनके घरों पे जो है वो छापे मार रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, ये भी नहीं बताते कहाँ लेके जा रहे हैं, किस थाने में लेके जा रहे हैं। मतलब सारी कानून और आइन को पामाल करते हुए ये सब कुछ काम कर रहे हैं। बेसिकली पूरे फ़ाशिज़्म की डेफ़िनेशन पे पूरा उतर रहे हैं ये लोग। पहली बात तो ये कर दो। अब आते हैं जजेस पे। देखें जल्दी से, जजेस 5 थे, ठीक है, आपको पता है उनका बेंच था। और आपको ये एक अजीब किस्सा सुनाऊँ मैं पाकिस्तान का, ये अजीब तुरफ़ा तमाशा है वाक़ई में। यानी वही जजेस जिन्होंने कासिम सूरी की जो रूलिंग है उस पे सुमो मोटो लिया था और 12 बजे खुल गए थे, यही आके बैठे थे 12 बजे, ठीक है, आप मत भूलिएगा। इनको एक सेंस ऑफ रिमोर्स तो कम से कम होना चाहिए, कोई सेंस ऑफ गिल्ट तो आप फील करो। अब क्या हुआ है आपके साथ, ये मकाफात अमल है जिसे उर्दू में कहते हैं, ये मकाफात अमल है, इनके साथ खुद हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि चीफ जस्टिस को वो टारगेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस को जब उन्होंने यूज़ करना था पिछले साल अप्रैल में, तो उन्होंने यूज़ कर लिया सो मोटो, ठीक है भाई, आइन की बालादस्ती, उस वक्त आइन की बालादस्ती हो रही थी कि आइन में जो लिखा हुआ है उस पर मनोवन जो है आपने सरेखम तस्लीम करना है, हो गया। अब उसी चीफ जस्टिस ने जब सो मोटो की बात हुई है इलेक्शन की डेट पर, तो कह रहे हैं कि आप एक बंदा फर्द वाहिद सो मोटो नहीं ले सकता, और इसके लिए आप कम से कम 3 बंदे करें जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, और सबको पता है कि उनकी इंक्लिनेशन कहाँ है, वो इख्तिलाफी नोट पहले ही लिख चुके हैं। यानी सबको नविश्ता दीवार नजर आ रहा है कि जो इख्तिलाफी नोट जिस जज ने लिखा है, अब उस तक ये मामला चला जाएगा। अच्छा, एक बंदा, 5 जजेस में से एक बंदा साइड हो गया, एक जज साइड हो गया, उसने कहा कि भाई मैं इसमें हिस्सा नहीं लेता, बेंच टूट गया, बेंच टूट गया। अब रह गए 4, अगर इसमें से 2 बंदे इस तरफ हो जाते हैं तो हो जाएगा टाई, टाई होने के बाद होगा कि फुल बेंच बनाओ। यानी मामलात को मजीद, यह है डिलेइंग टैक्टिक्स हुकूमत की तरफ से, जो लेजिस्लेशन लेके आए हैं। देखिए आईनी तरमीम ये नहीं कर सकते। तुरफा तमाशा में हम बार बार ये बात करते रहे हैं कि इमरान खान साहब को 2/3 मेजोरिटी क्यों चाहिए। हमने बोला है कि आईनी तरमीम इस मेजोरिटी के साथ नहीं हो सकती जो ये हुकूमत कर रही है, ये एक्ट कर रही है। अच्छा, अभी भी इमरान खान के पास एक तुरुप का पता है कि जो सदर बैठे हुए, फाइनली हमने आपको कई प्रोग्रामों में ये मामला भी समझाए हैं कि ये लेजिस्लेशन का प्रोसीजर क्या है। यहाँ से बनेगा कानून, सेनेट जाएगा, सेनेट में अप्रूव होने के बाद सदर के पास जाएगा फाइनल साइन होने, तो वो एक्ट बनता है। सदर आपके बैठे हुए, मतलब ठीक है, वो वहां से रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करके दोबारा भेज सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशन है, ये आपको बात समझने की जरूरत है। देखिए कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, वो थोड़ा सा हम सहल करके अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं। लेकिन ये जो बेंच टूटा है, इसमें आपको सीधी सीधी कॉन्स्पिरेसी की बू नजर आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हो गए 2-2, ठीक है ना। अब वो अगर 2-2 में टाई हो गया तो कहेंगे भाई अब तो फुल बेंच की तरफ। फुल बेंच कब बनेगा, कौन आएगा, फिर उसमें इख्तलाफ, फिर उनकी वीडियोज ऑडियोज आ जाएंगी, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं आप, मामलात को कंट्रोवर्शियल कर 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 करके इलेक्शन कमीशन रातों रात बोल रहा है कि हमें ये 90 दिन प्लस 180 डेज और चाहिए, मतलब अक्टूबर में लेके जा रहा है उनको। तो आप मुझे एक बात बताएं कि अक्टूबर से भी आगे, और अक्टूबर भी कोई गारंटी नहीं है, उससे भी आगे जा सकता है, और यहां तक बातें हो रही हैं कि 2 साल ये केयरटेकर खींचेगी। मुझे एक बात बताएं, पिछले 1 साल में जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ, ये कोई कम हुआ है जो ये बेगैरत लोग 2 साल और मजीद पाकिस्तान को हिजानी सिचुएशन में रखकर मजीद नुकसान कराना चाहते हैं? इनका कोई स्टेक नहीं है अहमद, हम बार बार आपको बोल चुके हैं, इनका कोई स्टेक नहीं है। इनके बच्चे बाहर हैं, इनके घर बाहर हैं, इनके इन्वेस्टमेंट्स बाहर हैं, इनको सिर्फ सूटकेस बंद करना है और चले जाना है। पाकिस्तान में जो 22 करोड़ अवाम है, इसका कौन सोचेगा? इमरान खान साहब तमाम तर सख्तियों के बावजूद अभी भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए। उन्होंने कहा है कि मेरा जीना मरना इधर ही है। इसे इसे कहते हैं लीडर, ठीक है ना, अपनी बात पे खड़ा हुआ है, वो स्टैंड लिया हुआ है। इन पे इसका 10% भी होता ना, ये भाग चुके होते। आपको पता है ये हर हीले बहाने से भागना चाहते थे। इनको ईसीएल में डाल के रखना पड़ता है कि ये भाग ना जाए, याद है आपको? इनको ईसीएल में डाल के इनका नाम रखना पड़ता था, ये भाग ना जाए। कोई कमर दर्द पे भाग जाता था, कोई प्लेटिलेट्स कम होने पे भाग जाता था, कोई बोलता था मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, कोई बोलता था मुझे निजी मसरूफियात है। हीले बहाने से ये सब भाग जाते थे। अब मुझे बताएं, ये जो 10 माह है, ये जो पीडीएम के, इसमें किसी को कमर में दर्द नहीं हो रहा, किसी के प्लेटिलेट्स कम नहीं होते। अवाम को सोचने की बात है कि इतना इतना नेकेड ट्रुथ है जो उनके सामने रखा हुआ है, और ब्लैक एंड व्हाइट में उनको चूज करना है। और अभी भी अगर कोई बोले कि नहीं नहीं अभी भी ग्रे एरिया है, कि हमें समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हक और बातिल बिल्कुल साफ आपके सामने आ चुका है। अगर अभी भी आप लोग नहीं निकलेंगे
तो आपको अभी हम आपको जोड़ते हैं इंटरनेशनल मामला से भी कि कैसे दुनिया में लोग निकल रहे हैं अपने हक के लिए और हम लोग जो है ना वो बैठे हैं। अच्छा, ये एक टाइमलाइन अगर आप देखें कि जो अय्यूब से शुरू होती है और यहाँ तक हम कैसे आए, तो अगर देखें कि ये एक हाइब्रिड सिस्टम हम लेके चले कि फौज फिर सिविलियन, फिर फौज फिर सिविलियन, और जो सिविलियन भी आते हैं उनकी हुकूमतों में भी जो फौज का अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा है, ये सबको जानते हैं। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान ये जो तसलसल है, ये जो बारियां लेना है और ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, इसको तोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो सिविल सुप्रीमेसी की बात होगी कि नहीं होगी। देखिए, सिविल सुप्रीमेसी को ये खुदा ना खास्ता कोई फौज और कोई सिविल का फड्डा नहीं हो रहा। आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में सबके रोल वाजे हुए हैं अमर। आप फौज ने ये करना है, सिविलियन लीडरशिप ने ये करना है। हमने पहले भी इस प्रोग्राम में बोला था कि अगर फौज पाकिस्तान की रियल में हमदर्द है, जो एस्टेब्लिशमेंट रियल में हमदर्द है, तो वो एक काम ये करे कि आपके जो सिलेक्शन का ये जो अमल है, जो लीडरान और सियासतदान सिलेक्ट होकर ऊपर आते हैं, इसको साफ एंड शफाफ बना दें और इनमें 62-63 का इम्प्लीमेंटेशन कर दें कि यानी साफ सुथरा पढ़ा लिखा आदमी ऊपर आ जाए। बस ये इंश्योर करा दें, इतना कर सकते हैं ये। लेकिन बाकायदा जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना और अपने मतलब के लोग रहना, और इस पिछले 11 महीने में तो ये बात प्रूव हो गई कि अपने मफाद के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने इन नाअहलों को हम पे मुसल्लत कर दिया। ये तो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मतलब अब तो अब से कह सकते हैं ना, अभी दीवार पे बात लिखी हुई, इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं, है ना। और ये एक फौज में एक इलीट है, हम जब बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फौज की, एक इलीट है, पूरी फौज को जो रिप्रेजेंट भी नहीं करती। मैं आपको बता दूं बात, पूरी फौज को रिप्रेजेंट नहीं करती। पूरी फौज के सेंटीमेंट्स वही है जो अवाम के सेंटीमेंट्स है। भाई वो अवाम में से ही है, वो कोई खलाई मखलूक नहीं है, वो अवाम में से ही है। ऑल दो खलाई मखलूक की टर्म हमने यूज की है पिछले महीनों में, लेकिन वो भाई अवाम में से ही है। लेकिन जो एक फौज में एक इलीट बैठी हुई है जिसका ये माइंड सेट है कि हमने इक्तदार देना ही नहीं है सिविलियन हाथों में, और ये पिछली दफा करते ही आए हैं कि कोई भी गलत फैसला होता था ये सिविलियन के खाते में डाल देते थे, और कोई अच्छी चीज होती थी तो क्रेडिट खुद ले जाते थे। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कोई क्रेडिट लेना होता था कोई अच्छी काम में तो बोलते थे कि ये तो फौज ने किया, एस्टेब्लिशमेंट ने किया। और अगर कोई चीज खराब हो जाती थी इनसे तो ये कहते थे भाई सिविलियन के खाते में डाल दो। और सिविलियन इतने, क्योंकि आपस में वो अपनी दौलत बचा रहे थे करप्शन की, तो वो इन बातों पे आते ही नहीं थे कभी। अच्छा, अब इनकी तारीख जो है ना वो बड़ी लंबी है सुप्रीम कोर्ट पे और जुडिशरी पे हमला करने की। 97 अगर किसी को याद हो, नवंबर 97, तो बाकायदा फिजिकली जो है अटैक किया गया था सुप्रीम कोर्ट पे। और मैंने इस ट्वीट में पूरी इनका तरीका वादा भी बता दिया, क्योंकि अगर आप देखें तो वही हिस्ट्री फॉलो हो रही है। पहले ही क्या करते हैं, ये ब्राइब करने की कोशिश करते हैं, ये रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। अगर आप मान गए तो ठीक है, नहीं तो ये डिमोनाइज करते हैं या स्प्लिट कर देते हैं जजेस को, जैसे इन्होंने अभी किया है। 5 जजेस का जो बेंच है वो डिवाइड होकर आपको स्प्लिट होते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले इन्होंने ऑडियो वीडियो चलाई जिससे डिमोनाइज किया, उनको डिमीन करने की कोशिश करी। उसके बाद क्या करते हैं, अगर तब भी आप नहीं माने तो ये फिजिकली अटैक करने पर आ जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो इनकी हार है, वो इनकी जीत नहीं है, वो इनकी हार है। क्योंकि ये आप ये आर्टिफिशियल सिस्टम, ये फाशिज्म आप थोड़े अरसे तक ही चला सकते हैं। कौम बेदार हो चुकी है। कौम सिर्फ, मैं आपको पहले भी हम इन प्रोग्राम में बोल चुके हैं कि कौम चाह रही है इमरान खान साहब से साफ इंस्ट्रक्शन कि करना क्या है आप बताएं। हम बहुत बोलते हैं कि जो अवाम है एक्स फैक्टर है। देखिए, अवाम ने जमान पार्क में जो पिछले 1 महीने की अगर आप देखें तो हर दफा आवाम को सिर्फ एक कॉल होती थी और आवाम पहुंच जाती थी प्रोटेक्ट करने। कोई प्रोटेक्ट करने नहीं पहुंचा था, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई एक्स्ट्रा गार्ड नहीं, कुछ नहीं। आवाम ने प्रोटेक्ट किया है। अल्लाह ताला के हुक्म से आवाम आ जाती थी और वो प्रोटेक्ट करती थी। वरना ये अभी तक इमरान खान साहब को ले जाके, आपको पता है, पता नहीं कौन सी जेल में उन्होंने फेंक देना था। और उसके बाद पता है ना आपको 100 से ज्यादा केस हैं। तो अगर आप केसेस ही करते रहे तो इमरान खान साहब तो गए थे, 1-2 साल से पहले नहीं आने वाले थे वो। बिल्कुल ऐसे ही है। आप समझ रहे हैं, आप एक्सपेक्टर हम ऐसे नहीं बोल रहे थे। अवाम है, अवाम ने आपके एक स्टेप आगे बढ़ गया। लेकिन अब अवाम ये चाह रही है कि अब इस हिजानी सिचुएशन से कैसे निकलना है, क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द जो अहमद दुनिया चेंज हो रही है ना, वो बहुत रैपिड पेस से चेंज हो रही है। वो कोई जो है ना स्नेल पेस नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता, हमने साल में अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि इलेक्शन कराने या नहीं कराने भाई। और इसी सिलसिले में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जज हैं उन्होंने बेहतरीन आर्टिकल लिखा है। हम अपने व्यूअर्स को बोलेंगे वो आर्टिकल जाके जरूर पढ़ें, और उसका टाइटल है द बिजार बिहेवियर ऑफ द पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट। वो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को ये बोल रहे हैं कि भाई, अगर ये आप आर्टिकल पूरा पढ़े, उसमें इन्होंने लिखा है कि ये फैसला करना कि 90 दिन में इलेक्शन होने नहीं होने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहे हैं कि 5 मिनट में मैं होता, ये आप आर्टिकल पूरा पढ़े, इसमें लिखी हुई बात। वो कहते हैं 5 मिनट में मैं डिसाइड कर देता कि 90 दिन से ज्यादा ये नहीं जाएगा।
जी, ये जस्टिस मर्कंडे इनका नाम है, जस्टिस मर्कंडे काजू। बहुत रिस्पेक्टेड इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं ये, मतलब। और आपको पता है, आपने भी ब्रिटिश हेरिटेज से लिया हुआ है और उन्होंने भी ब्रिटिश हेरिटेज से लिया हुआ है कानून, और तो माहिर हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरे सामने ये मुद्दा पेश होता, 5 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लेता इसमें। ये बिल्कुल क्लियर कट है आइन में कि आपने 90 दिन में कराने हैं। डर क्यों रहे हैं ये अहमर अवाम में जाने से? क्योंकि जो पोल्स हैं और जो बाकी चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो सब इनके खिलाफ है। इनको पता है कि जो पीपल के सेंटिमेंट्स हैं, अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं, वो इनके अगेंस्ट है। तो इनको पता है कि इनकी सियासी मौत जो है वो इनको नजर आ रही है सामने। अगर आप पोल की बात जी करते हैं, तो जो रिसेंट पोल हुए उसमें देखें आप, जो ये पंजाब इलेक्शन की अगर आप बात करें, क्योंकि पंजाब आपको पता है डिसाइसिव फैक्टर है, वो तय करता है कि जो है वो फेडरल में भी क्या होगा। तो आप बात ये देखें कि ये स्टेट्स आए कहाँ पर, पीटीआई का ग्राफ है 220, और आप देखें पीएमएल 50, ये बाकी लोग सब मिल भी जाएं तो जो है वो आधा भी नहीं पहुंच रहे पीटीआई की सीट्स के, जो पोल के मुताबिक जो है वो एक्सपेक्टेड है। आप देखें आधे भी नहीं पहुंच रहे सब मिलके। फिर तो कोई अपोजिशन बनेगी नहीं सलमान भाई। मैं यही आपको कह रहा हूँ, ये डर इसी बात से रहा है, लेकिन इन्होंने जो ये ओछे हथकंडे अपनाए हैं, जिसमें ये फिजिकली, और अब तो ये बाकायदा अपना जो मीडिया विंग है इनका, आप देखें मीडिया विंग है जिसमें हामिद मीर हैं, और जो इनके जो हम ख्याल लोग हैं, ये जो लिफाफी जर्नलिस्ट हैं, इनके जरिए ये बाकायदा कहलवा रहे हैं, आर्टिकल लिखवा रहे हैं कि भाई चीफ जस्टिस के पास दो ही ऑप्शन है, या तो लार्जर बेंच बना लें या इस्तीफा दे दें। आप देखें ये बड़ी गर्म है खबर कि या तो जी जी, इस्तीफा दे दें इमरान चीफ जस्टिस खान को। साहब ने भी ट्वीट किया था इस बारे में। आपको मालूम ही है ये सब लिफाफी लोग हैं। तो कोई कहने में शक नहीं है, क्योंकि सिटीजन जर्नलिज्म ने इनको सुपरसीड कर चुके हैं। मतलब सिटीजन जर्नलिस्ट जो है ना, उनको सुपरसीड कर चुके हैं। इनकी कोई औकात नहीं है दुनिया में, इनकी क्या औकात है। अच्छा, अब आ जाएं आप, पाकिस्तान का क्या हाल था? एक हाल ये था कि आपका जो सरबराह ममलिकत है वो साथ बैठ के खाता था, उसने पनाहगाहें बनवाई थी, उसने लंगर खाने बनवाए थे, ठीक है, ये बना था। अब ये हो रहा है कि लाइनों में लग लग के जो है ना वो लोग ले रहे हैं। आज का दिन, एज ऑफ टुडे, मैं आज पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कराची की, 11 लोग जो है वो आटे की लाइन में, भगदड़ में, स्टैम्पीड में शहीद हुए हैं रमजान में। अल्लाह यानी आप माफ़ करे इमेजिन कहते हैं। करें कि वो अपने बच्चों के लिए आटा लेने की लाइन में भगदड़ में शहीद हो गए रमजान में, रोजे से होंगे। अब आप चेक करें कि ये हाल हो गया। और एक टाइम ये था कि इमरान खान साहब जाते थे, उनके साथ खाना खाते थे, वही पनाहगाहों में, वही लंगर खानों में जो उन्होंने खोले थे गरीब लोगों के लिए। ये नहीं कि शहबाज शरीफ की तरह से करप्शन हो जाती है कि वो सस्ती रोटी, उसमें करप्शन चली, नहीं। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था कि वहीं पर ही वो खाना मिलता था, सब कुछ सब पूरा खा के वो निकलते थे। ये नहीं कि किसी को दे रहे, नहीं, वहीं पर ही और ये आते जो थे, और आटा खुद भी दे रहे हैं ये तो रिपोर्टेडली इस काबिल ही नहीं है कि जानवरों को भी दिया जाए। वो सलमान भाई इस कदर जो है वो घटिया क्वालिटी है उसकी। ये बिल्कुल ये एक अलग पॉइंट है कि जो पहली बात तो दे ही नहीं रहे, वो जो दे रहे हैं कि वो उस क्वालिटी का नहीं है जो इंसान खा सके, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं, ये आम आवाम को मेरे भाई भेड़ बकरियां ही समझते हैं। ये मैं आपको बात बता दूं, ये भेड़ बकरियां ही समझते हैं। खामोश हमारा दानिश्वर कहाँ है? देखिए, इंडिया के जो चीफ जस्टिस ने ये आर्टिकल लिखा, तो उसको नजर आया ना कि भाई यहाँ पे एक बिला वजह का क्राइसिस बनाया हुआ है इन्होंने। बिजार, उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, बिजार, ठीक है ना, अजीब व गरीब। बेसिकली वो भी वही बात कर रहे हैं, अजीब व गरीब मामला लगाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, और मैंने जो आपको शुरू में कहा कि ये मकाफात अमल है, इन्हीं जी जजेस ने कासिम सूरी पे वो लिया था सुमोटो, ठीक है। अब इनकी हालत ये हो गई है कि इनको अपनी सर्वाइवल की पड़ गई है। चीफ जस्टिस को दो ऑप्शन दे रहे हैं, अब कह रहे हैं आप या तो रिजाइन करें या तो फुल बेंच बनाए। फुल बेंच का मतलब है मामलों को डिले कर देना, डिलेइंग टैक्टिक्स में डाल देना। आप इनकी कार्रवाई समझें, ठीक है ना। ये आवाम को ये समझना पड़ता। देखिए, शऊर का लेवल जब आपका ऊपर बढ़ जाएगा तो फिर आप एक्शन लेना आपको आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि गेम क्या चल रहा है इनका। और पूरी दुनिया की नज़रें हमारे मुल्क के ऊपर है, स्पेशली इमरान खान पे, क्योंकि ओहो, जिस तरह की उनका जो एक शख्सियत है, इतनी कदावर शख्सियत हमारे पास है। हमारे मुल्क में लोग जो है उनकी कदर नहीं कर रहे, लेकिन दुनिया उनकी बहुत ज़्यादा कदर करती है। और बड़े-बड़े सहाफ़ी और बड़े-बड़े लोग जो हैं, जो अपनी-अपनी फ़ील्ड के अंदर बहुत आगे हैं, वो इमरान खान को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। और मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स देखे हैं, जिनमें से एक और ट्वीट जिसका हम आपसे हम आपस में तज़किरा भी कर रहे थे। तो ये ट्वीट एक जो है हम अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहेंगे। सलमान भाई थोड़ा-सा इसके बारे में भी आप बताइएगा। जी, ये अरब वर्ल्ड के बहुत ही प्रोमिनेंट और जो है ना रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट है। और इन्होंने ये एनालॉजी यूज़ की है कि जो मिस्र में है, इजिप्ट में, आपको पता है कि अरब स्प्रिंग के दौरान जो मोर्सी थे वो बहुत ही पॉपुलर थे, बहुत ही पॉपुलर थे। और उनको फिर सीसी जो बने इनके फौज के, उनको बाकायदा बनवाया गया अमेरिका की हिमायत से, और वहाँ पर भी मामला अमेरिका का था।
MI से बनाया गया और अंदर के लोगों ने मदद की। और उस वक्त वही आपको पता है कि कोर्ट्स भी खामोश बैठ गई और तमाशाई बन गई। उसकी वजह से क्या हुआ, मोर्सी को इन्होंने बंद करा, मतलब जेल किया सबसे पहले, और उसके बाद जेल में ही वो पुरस्कार तौर पर मर गए, इंतकाल हो गया। तो ये जो कॉलमनिस्ट है ये बार बार अपने ट्वीट्स में ये बोल रहे हैं, हमने शेयर भी कराया है, कि वो कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान को और वो कह रहे हैं पाकिस्तानी नेशन को, खुल के कह रहे हैं वो अपनी ट्वीट्स में, मैंने कई ट्वीट्स उनकी देखी हैं, कि प्लीज़ कुछ भी हो जाए इमरान खान को अरेस्ट मत होने देना, वरना इनके साथ ये वही करने जा रहे हैं जो मोर्सी के साथ किया है। और हम तुरफा तमाशा से, आपको हमेशा ये आपको याद होगा कि हम हमेशा से ही बात करते रहे, जब रिमोट कॉन्टीजेंसी थी ये बात कि इमरान खान को पकड़ा भी जा सकता है, यानी हम जब भी आपको ये बात कर रहे थे इमरान खान साहब को नहीं देना चाहिए। इमरान साहब को फॉल्स ब्रेवाडो करने की कोशिश की गई, मरियम नवाज ने बहुत प्रोवोक किया कि ये तो भाई डरपोक है, ये बंद होने से डरता है, ये प्रोवोकेशन थी। लेकिन जो भी है, उनके करीब के लोगों ने बोला कि इमरान खान साहब नहीं डरते, वो आ जाएंगे। ये बेवकूफ लोग हैं, इनको नहीं पता गेम बहुत बड़ा है। देखें, एक बंदे को वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अंग्रेजी में गेट रिड ऑफ हिम, बिल्कुल सीन से हटाना चाह रहे हो। और ऐसे सिलसिले में जबकि ये करना चाह रहे हो, ऐसे में ऐसी जगह जहां पाकिस्तान में जंगल का कानून चल रहा हो और फाशिज्म हो, आप अपने एक प्रोमिनेंट लीडर को कैसे उनके हाथों में थमा सकते हैं मेरे भाई? क्या हुआ है शहबाज गिल के साथ, क्या हुआ है इमरान रियाज के साथ, क्या हुआ है बाकी लोग, आजम सवाती 70 साल से ऊपर ज़ईफ आदमी के साथ उन्होंने क्या किया? कोई भाई नहीं है। और एक आपने देखा हो, एक हाफिज कुरान की जो वीडियो शेयर हुई है, वो अरब वर्ल्ड में मैं देख रहा था, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ लोगों ने शेयर कराई है, कि जिस पे उसको बोल रहे हैं कि उसके, मैं इस प्रोग्राम में कहने जा रहा हूँ, उसको कहा है कि तुम्हारे चेहरे पे पेशाब करेंगे हम। और उसने फिर ये कहा कि मैं हाफिज कुरान हूँ भाई, मेरे सीने में कुरान है, खुदा का खौफ करो, ये पाकिस्तान है। तब जाके उनमें से किसी को जो है वो कुछ शर्म और हया आई और उसने कहा कि छोड़ो इसको। और उस वक्त भी टेस्ट लेना चाहा उसका कि भाई तुम कोई कुरान की आयत सुनाओ ताकि हमें पता लगे कि तुम हाफिज कुरान हो। मतलब लेवल आप चेक करें, पूरी दुनिया में ये वीडियो जो है ना ट्रांसलेशन के साथ सर्कुलेट हो रही है। आप लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं, आपका कंट्री, आपके कंट्री, आप इमेजिन कर सकते हैं इस्लाम के नाम पे जो कंट्री बना हो, वहां पे हालत ये हो रही हो यार। और अभी भी हमारे लोग खामोश बैठे हुए। मुझे समझ में नहीं आ रहा रोजे हशर ये क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को। ऐसा हो रहा और आप खामोश बैठे हुए हो यार। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अहमद इस तरह की चीज देख के। कैसे हो रहा है ये? और कहाँ है वो दानिश्वर, कहाँ है वो पढ़े लिखे लोग, कहाँ है वो जी शऊर लोग जिनमें जरा से भी रमक है ईमान की? बाकी कैसे होने दे रहे हैं सब कुछ? अनबिलीवेबल है अहमद। बस पाकिस्तान में पिछले जो इतने सारे हमने महीनों में देखी हैं चीज़ें, वो तो ज़ाहिर है अनबिलीवेबल ही हैं, और मेरे ख्याल में पहले कभी किसी ने इस तरह सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान में इस तरह का कुछ हो सकता है कभी भी। बहरहाल सलमान भाई, पाकिस्तान में तो हम जितनी बात पाकिस्तान के हालात के हवाले से करना चाहें हम कर सकते हैं, और दास्तानें रकम हुई हैं लोगों के साथ, और जिस तरह का बिहेवियर रहा है, अपने ही लोगों ने जो है वो दुश्मन से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया है। एक किसी दुश्मन को भी अगर आप पकड़ते हैं हालत जंग में, तो उसके भी एक प्रोटोकॉल होता है, आप उस उन तमाम तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जी को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो किसी किस्म का कानून है ही नहीं। जब लाकानूनियत इतनी ज़्यादा है तो फिर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई भय नहीं है किसी से भी। तो जनाब थोड़ा-सा मूव करेंगे दुनिया की तरफ भी, क्योंकि हमारे मामलात में हम इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि दुनिया बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहा है और हम अपनी जो है ना इश्यूज़ के अंदर फँसे हुए हैं छोटे-छोटे। तो जनाब थोड़ा-सा हम बात करेंगे इंडिया में क्या हो रहा है, इसके अलावा यूरोप के अंदर क्या चल रहा है, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर सलमान भाई आपसे मैं जो आपके एनालिसिस हैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। और उस तरफ जाने से पहले मैं एक वीडियो जो है वो हमारे तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पहले हम ये वीडियो देखते हैं, उसके इस वीडियो के ऊपर भी आप अपना तबसरा जारी रख सकते हैं सलमान भाई। जी। जी 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 जी। ये वीडियो जो है जो आपने अभी शेयर कराई है, ये इंडियन हाई कमीशन है इंग्लैंड में, और वहाँ पे खालिस्तानी प्रोटेस्टर जो है, खालिस्तानी सिख प्रोटेस्टर जो हैं, उन्होंने बाकायदा जो तिरंगा है, मतलब जो इंडिया का झंडा है, उसको रिप्लेस किया है खालिस्तान के झंडे से। और ये सब हमारे सामने हो रहा है, लेकिन हमारा जो बेशरम मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया, वो बिकाऊ मीडिया, उसको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए था और इसको प्रोपेगेट करना चाहिए था। लेकिन आपको शायद ही कोई शाजिर नादिर को नज़र आए जो ये करता हुआ। इतना बड़ा वाक़या है, दिन दिहाड़े इंडियन हाई कमीशन से झंडा उतारना दूसरे मुल्क में, हाँ ये भी नहीं कि इंडिया की बात हो रही है, दूसरे मुल्क में, और अपना झंडा लगाना। इंडिया ने बहुत प्रोटेस्ट किया इंग्लैंड से कि ये क्या कर रहे हैं आप, क्या होने दे रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ आज़ादी है। तो जो प्रोटेस्टर हैं
आपको मालूम है उनके कुछ राइट्स हैं, वो उनको बंद करके तो नहीं कर सकते, उनको कोई नामालूम अफराद तो नहीं बना सकते, या गुमशुदा अफराद तो नहीं बना सकते, या अगवा तो नहीं कर सकते। ये फ़र्क होता है एक आज़ाद मुल्क में। तो आप देखें ये सब कुछ हो रहा है, और हमारा मीडिया और हमारी फॉरेन ऑफिस फॉरेन ऑफिस को तो ट्वीट करना चाहिए था ये। फॉरेन ऑफिस, वेयर आर दे? मेरा तो सीधा सवाल है, वेयर आर दे? मतलब किस चीज़ के नहीं, वो पैसे लोग ले रहे वर्ल्ड हो टूर भाई? पर है ना, वो तो माशाल्लाह से ज़ाहिर है किस चीज़ फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर का काम ही यही है ना कि वो बाहर घूमे, उनके मेरे ख्याल में जेडी यही है। फॉरेन मिनिस्टर और पूरी फॉरेन मिनिस्ट्री, मतलब अब तो ट्विटर का ज़माना है, सारी बैटलफ़ील्ड ट्विटर पे शिफ्ट हो चुकी है। मतलब आप ट्वीट तो कर सकते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, पैसे ले रहे हैं आप, आपके बच्चे बाहर, जिस एम्बेसी में आप होते हैं वहाँ के आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, आपकी सारी जो है वो आपको आसाइशें मिल रही है पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, बेशर्मी से आप होने देते हैं, और एक बात नहीं कर रहे जो कि आपके फेवर में जा रही है पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, ऐसी कोई बात नहीं करते। मतलब ये इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ आपको, सेल्फिश होने की निशानी। ऐसे ये ही है अशोक सलमान स्वाइन भाई। साहब, ये जो आपने शेयर कराया है, फ्लैश कराया है, ये अशोक स्वाइन साहब हैं, और ये पीएचडी डॉक्टर हैं, और ये स्वीडन में होते हैं, और ये इंडिया के जो इंटरनल मामला है उसमें उनकी गहरी नज़र है, और ये शेयर करा रहे हैं। और अगर आप इनका, हम व्यूवर्स को बोलेंगे इनका जो है ट्विटर पे फॉलो करें बिल्कुल आप, तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ आती रहेंगी इसमें, और ये बता रहे हैं कि हिंदू सुप्रीमेसिस्ट जो हैं, ये हिंदुत्व वाले, वो किस तरीके से जो है वो जो मुसलमानों की दुकानें जला रहे हैं, घर जला रहे हैं। ये कलकत्ता का वाक़या है, और ये आज का ही उनको रीसेंट ट्वीट है जो हमने शेयर कराया, ये कलकत्ता में क्या हो रहा है, और ये है आपका नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, कोलकाता। ये वही कोलकाता है जहाँ से ब्रिटिश जो है वो इंटर हुए थे तो किसी यानी ज़माने में। अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है सलमान भाई, और दूसरे लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा मामला खराब करना, तो ये क्या तरीका है, ये क्या सिलसिला है? क्या स्ट्रेटेजिकली आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें इंडिया के लिए सही हैं? देखिए, इंडिया का जो सेकुलर जो इमेज है ना, वो तो बिल्कुल टार्निश हो चुका है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। उसमें तो अब कोई उन्होंने क्या किया, राहुल गांधी पे भी, इमरान खान पे जो हो रहा है, उन्होंने देखा देखी, राहुल गांधी को भी जो है ना उन्होंने वो करने की कोशिश करी कि उसके ऊपर केसेस बनाए, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि इंडिया में फिर भी जो है ना वो जो उनका कोर्ट्स हैं वो फिर भी वायबल है। ऐसा बिल्कुल अंधी नहीं बची हुई कि बस एक हुक्म आता है कहीं से पिंडी से और सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर अपने अपने इदारे अपने अपनी जो है ना वो पावर रखते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे, वरना कोशिश उनकी वही है कि राहुल गांधी के साथ भी वही किया जाए, इमरान खान के साथ कर रहे हैं। इंडिया का हाउस इन ऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं है। माइनॉरिटीज पे जो हिंदुत्व वाले ये टेरर है, ये जो टेररिस्ट हैं हिंदुत्व मानने वाले, इन्होंने जो किया है वो तो अब अनप्रेसिडेंटेड है। और वो तो मैं आपको बताऊं, उनके मिनिस्टर अब खुल के बोल रहे हैं कि इंडिया का झंडा चेंज कर देना चाहिए। ये जो तिरंगा है इसकी जगह पर इनका जो सेफ्रून कलर का जो झंडा है, ऑरेंज कलर का, वो होना चाहिए। बाकायदा बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है हमने इसको, हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू स्टेट बनानी है, जी, ये जी। कोई सेकुलर स्टेट नहीं है। तो ये आए दिन अब अशोक स्वाइन को आप करें, इसके अलावा बहुत सारे अरुंधति रॉय हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल्स, ये आप शेयर कर रहे हैं कि इंडिया में अंदर क्या हो रहा है, आपकी मसाजिद को जलाया जा रहा है, आपके घरों को जलाया जा रहा है, आपकी शॉप्स को जलाया जा रहा है। बाकायदा जुम्मे की नमाज के बाद, नमाज जब हो रही होती है, बाहर जो है वो लाउड स्पीकर पे जो है जय श्री राम के नारे, और जो है इनकी जो है ना जो चिल्लम होते हैं वो चलाए जाते हैं लाउड, ताकि आप डिस्टर्ब हों, और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बने। और जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट का माहौल है, गलती से आपने अगर कोई चीज़ गलती से बोल भी दी तो ये रेडी हैं आपको लिंच करने के लिए, आपको मारने के लिए, ये जो हिंदुत्व टेररिस्ट लोग हैं। लेकिन मीडिया, ग्लोबल मीडिया खामोश बैठा हुआ है इस पे। पाकिस्तान हमारा में अगर मीडिया तो बिल्कुल ही जो है वो खामोश है, और हमारा हमारे मीडिया, हमारा, आप देखिए हमारा मीडिया कुछ पिक करता है? आप खुद बताएं, हैंड्स ऑन हार्ट, अहमद, बताएं कोई पिक करता है इस तरह की स्टोरी? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। वो इतना ज़्यादा नाइव उनकी अप्रोच है कि बस वो इस चीज़ के ऊपर खुश हैं कि भई बाहर चले जाएँ सब। अगर जो नवाज़ने वाली गवर्नमेंट है अगर है, तो उसके लिए सब अच्छा है का नारा लगा दें, और अगर उनको कुछ मिल नहीं रहा, तो फिर वो बाहर जाएँ और कहें कि भई महँगाई का सुनामी आ गया है और गरीब मर रहा है और ₹150 पेट्रोल कर दिया है। तो अभी ₹272 जब पेट्रोल है, तो जब किसी को भी जो है ना वो दिख नहीं रहा, और वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी अवाम तो भाई अफोर्ड कर लेगी, कोई मसला नहीं है। तो हमारा मीडिया तो उस तरह का है। वो तो हमारे खित्ते के अंदर इतना बड़ा इवेंट हुआ है सलमान भाई, इसके ऊपर हम आगे बात भी करेंगे कि सऊदी जी और ईरान और चाइना जो है वो उसमें इतना बड़ा कलीदी किरदार अदा करें। भाई, माइक ओवर टू यू, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप इनसाइट्स दें प्लीज़ हमें। मैं एज ए स्टूडेंट, और आप और मैं इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, हम ये जानते हैं कि इतना बड़ा कोलोसल इवेंट है कि अगर मैं इसको आप बताऊं कि 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद अगर आप बात करें, तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है।
जी, यानी बिल्कुल ऐसे ही। पूरा असला जो बेचा जाता था इस रीजन में, मिडल ईस्ट में, जो आर्म रेस चल रही थी, ठीक है ना, पर्शियन गल्फ के बीच में दोनों तरफ जो आर्म रेस चल रही थी, एक तरफ ईरान था और एक तरफ ये जो अरब स्टेट्स थी, अरब स्टेट्स को डराया जाता था अमेरिका की तरफ से कि भाई ईरान आप पे हमला कर लेगा, आप मुझसे असला खरीदें, असला खरीदें, असला खरीदें, और इक्विप किया जाता था। और फिर ईरान भी प्रॉक्सी करता था यमन में, और यमन पे फिर सऊदीया चढ़ दौड़ा था, और फिर पाकिस्तान से भी फौज मांगी। आपको पता है ये सारा गेम कितना बड़ा बिछाया गया था ओवर द ईयर्स और ओवर द डिकेड्स। एकदम चाइना ने आके बीच में क्या किया, मीडिएशन का किरदार अदा किया, आर्बिट्रेटर बने बीच में आके, और उन्होंने बोला भाई बात सुनो, दोनों बैठो, ये आर्म रेस खत्म करो, बल्कि ना सिर्फ आर्म रेस खत्म करो, बल्कि उससे आगे वाला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। सऊदी मिनिस्टर ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम ईरान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। वुड यू बिलीव इट अमर? सऊदी ये बहुत अरेबिया, बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी सऊ, डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी, सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन ईरान इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कमिंग ईयर्स। और ये आप ये देखें, ये तस्वीर जो है वो सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये अमेरिका के मुंह पे एक चमाट है इस रीजन में। इस पूरे रीजन में चाइना ने गेम ही चेंज कर दिए, मतलब वो होते ना, गेम के रूल्स चेंज कर दिए, गेम जी, के रूल्स चेंज हो चुके हैं इस रीजन में, सिवाय पाकिस्तान के जो कि अंडर इन्फ्लुएंस है अमेरिका के। याद आया? अब लोगों को याद आ रहा है एब्सोल्युटली नॉट का क्या मतलब था। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि एब्सोल्युटली नॉट का जो जो वॉइस है, वो जो रेसोनेट हो रही है अब पूरे रीजन में, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि वो एब्सोल्युटली नॉट जो है वो क्या, उसका उसके मायने थे। यानी हम कितने आगे थे, हम दूर अंदेश चल रहे थे एक साल पहले, और अब देखें एक साल बाद ये मामला हो रहे हैं कि चाइना ने रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर दिए हैं। और अगला मैं स्टेप आपको भी बताऊं, अगला स्टेप ये बताऊं, अगर ये मामला ऐसे चलते रहे तो देखें अमेरिका मसला तो करेगा, कुछ ना कुछ आके अरब स्टेट्स को फिर मसाइल करेगा, लेकिन अगर ये चलते रहे और चले गए तो आप देखेंगे हो सकता है कि जो पेट्रो डॉलर है उसकी मौत इस रीजन में हो जाए। यानी ऑयल जो सारा डॉलर की बैग पे बिक रहा है वो खत्म हो जाए और उसकी जगह बैग पे युआन आ जाए, या एक बहुत ही, वो कहते हैं ना हर चीज में डेमोक्रेसी ले आए आप, बड़ा फैशनेबल वर्ड है ना वेस्ट में, हर चीज में भाई आप डेमोक्रेटिक ले आए हैं सिस्टम, ये हो जाए कि तमाम रीजन में लोगों को बोलेंगे भाई आप अपनी लोकल करेंसी में शुरू कर दें ट्रेड, जो कि होना शुरू हो चुकी है। ईरान रशिया कर रहे हैं, चाइना रशिया कर रहे हैं, इंडिया ने भी किसी हद तक रशिया से लोकल करेंसी शुरू कर दी है, सऊदी अरब ने इंडिया से, सऊदी अरब ने रशिया से, सब ने आपस में लोकल करेंसी शुरू कर दी है। बताएं अब हम ये कब, तकरीबन 1.5 साल पहले से तो ये बात बोल ही रहे हैं। अगर आपको याद हो हम ये बात बोल रहे हैं कि बिल्कुल भाई ऐसे ही, इस सवा डॉलर की, बिल्कुल डॉलर की डोमिनेंस, जो आप बोल रहे हैं ना कि यार एक्सचेंज रेट 283 पे चला गया, भाई ये आप इस गम से निकल जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि डॉलर की डिमांड रहेगी नहीं इतनी। और ये मैं आपको आईएमएफ के, जिससे आप डर 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 के मुआहदे कर रहे हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूं कि जो वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, अब डॉलर जो है वो गिर के 59.8 पे आ चुका है, और उसका आप चंक देखें, बाकी करेंसी उसका चंक लेते चली जा रही है। यूरो ऑलरेडी 19.7 ले चुका है, जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है और युआन है, और ये आप देखेंगे ये जो पाया है अमेरिका का 59.8, ये आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता चला जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं अब की दफा ये इतनी तेजी से श्रिंक होगा कि अगले पिछले ये 2 डेकेड में शायद इतना जल्दी से श्रिंक नहीं हुआ था, कि जो अगले 2 साल में ही श्रिंक होगा, आप देखते चलिए जाए। डी डॉलराइजेशन जो 2015 में पूरे तरीके से ऑफिशियली चाइना और रशिया ने शुरू की थी, आप उसका इफेक्ट देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इफेक्ट देख रहे हैं। रीजन में वो एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के, एक एक मुल्क को पकड़ पकड़ के रशिया और चाइना डॉलर से जो लेके जा रहे हैं, डॉलर से स्विच करवा रहे हैं, डॉलर से लोकल करेंसी पे लेके जा रहे हैं, या यूरो पे लेके जा रहे हैं, या युआन पे लेके जा रहे हैं, जिसकी जैसी जैसी कैपेसिटी है, ठीक है ना, उस हिसाब से उसको वो वाला ऑप्शन देते जा रहे हैं, डॉलर से दूर लेके चले जा रहे हैं। और अमेरिका को ये एक आंख नहीं भरा, ठीक है ना, और कैसे आप भरेगा, ही उनका बिजनेस खराब कर रहे हैं यार। भाई बिजनेस खराब कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि देखें, एक करेंसी माइट इज राइट पे चल रही थी, यानी उसके पीछे कोई गोल्ड वोल्ड नहीं है, यानी डंडा था, अगर आप मान लो तो ठीक है, वरना मैं आ जाऊंगा रिजीम चेंज करा दूंगा, या आपके यहाँ कोई डिक्टेटर होगा मैं उसको हटाने आ जाऊंगा, यही होता है ना, रिजीम चेंज करा दूंगा, आपको डेमोक्रेसी की जरूरत है, यही करता है ना वो। साउथ अमेरिका में ये करता है, अपने लीबिया में जाके बोला नहीं नहीं यहाँ पे डिक्टेटर है, मैं इसको आके डेमोक्रेसी ले आता हूं, बहाने हीलो से आके हर जगह बैठ जाता है। आपके यहाँ तो अभी आप तो रिसेंट मिसाल है पाकिस्तान, जहाँ रिजीम चेंज किया उसने, और अब आवाम को समझ में आ गई है। और अब इमरान खान अगर आए ना, आते के साथ इन्होंने ये काम करना है कि फौरन लोकल करेंसीज पे चले जाएं जिन कंट्री से हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ डॉलर का प्रेशर वैसे ही कम हो जाना है, डॉलर, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, डॉलर 150 रुपए आराम से जा सकता है, ये बहुत मोहताज बता रहा हूं मैं आपको बात।
आपको सुनने को व्यूअर्स को बहुत बड़ी बात लग रही होगी, लेकिन अगर आप लोकल करेंसी ट्रेड पे चले जाएं, भाई अगर डॉलर की डिमांड ही परपेचुअल खत्म हो जाए, सऊदी अरब से आप बोले आप लोकल करेंसी में कर लें मुझसे, खत्म, मेन बिल आपका ऑयल का है, इंपोर्ट का, गेम ही खत्म हो गई। तो भाई ये करना पड़ेगा, देखो अमर, सूनर और लेटर आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, पूरा रीजन अमेरिका के शिकंजे से बाहर निकलता चला जा रहा है, सिवाय आप रुक गए, जो आपके यहाँ जो पपिट बैठे हुए, आपके यहाँ जो बैठे हुए ना इनसाइडर्स, ये इनको अगर, और ये क्या है, इनके मफादात लगे हुए, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनके वहां पर पिज्जा हट हैं, इनके वहां रेस्टोरेंट्स हैं, इनके वहां पे बिजनेसेस हैं, अमेरिका ने इनको घेर के रखा हुआ है। और चंद लोग, अच्छा एक मजाक का खेल बात बताऊं आपको मैं, चीफ जस्टिस पे जब इल्जाम लगाया कि बार एक बंदा यार फैसला ना करे सुमोटो का, तो आप मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान का फैसला फिर एक बंदा कैसे कर रहा है? सबको पता है वो पिंडी में बैठ के जो बंदा कर रहा है कैसे कर रहा है वो। अगर आप ये बोल रहे हैं कि 100 मोटो नहीं ले सकता एक बंदा, कि भाई एक बंदे पे नहीं होना चाहिए, एक बंदे के रहमो करम पे आप मत छोड़े, तो भाई आपने पूरा मुल्क एक बंदे के रहमो करम पे फिर कैसे छोड़ा हुआ है पिंडी में जो बैठा हुआ है? फिर इसका जवाब दे दे। जी बिल्कुल सलमान भाई, प्रोग्राम का हमारा वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। आखिरी 3 मिनट के अंदर हमें एक और टॉपिक कवर करना है, और वो ये है कि इस वक्त फ्रांस के अंदर भी जो है ना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, तो जी जी उस जी, मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा कि क्या और प्रॉब्लम। प्योरली इकोनॉमिक क्राइसिस है जो पेंशन पे शुरू हुआ था। और पेरिस की अगर आप विजुअल दिखा सकें गलियों की, तो आपको अब यकीन नहीं करेंगे कि पेरिस के लिए ये आई देंगे आप, पेरिस ऐसे लग रहा है आपको कि कोई जो है वॉर टोन कंट्री है, आपको ऐसा लग रहा है कोई वॉर टोन कंट्री है ये, लेकिन ये पेरिस है। शांजलीजे मेन उनका जो चौक है, जिसको आप चौक बोलते हैं, मेन उनका शांजलीजे जो शॉपिंग सेंटर है वो चौक है, और उसकी हालत देखें आप, ऐसा हो रहा है जैसे वॉर टोन है, जैसे कोई यूक्रेन की कोई इमारत है आजकल की। तो और अगर आप दिखा सकें पिक्चर्स, तो पेरिस से लग रहा है जैसे कचरे का कोई ढेर है, गाड़ियां गिरी हुई पड़ी हैं। ये देखें, ये इनके अपने मीडिया शेयर करा रहा है, ये देखें पूरे पूरे आग लगा के घूम रहे हो। और आपको पता होगा मैक्रोन के खिलाफ इन्होंने पहले भी एहतजाज किया था, लेकिन वो कोरोना से पहले जो था, जो येलो वेस्ट वालों ने किया था, और वो अचानक दब गया था क्योंकि कोरोना आ गया था और सब डिसबर्स हो गया था। ये दोबारा से फिर रीइग्नाइट हुआ है। वेस्ट जो है ना वो सेटल नहीं है, जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे जो है वो इनकम इनक्वालिटी इतनी बढ़ चुकी है कि मिडिल क्लास का रहना जो है ना वो अजीरन हो चुका है। और अभी जो रिसेंट महंगाई है, जिसमें हमने प्रोग्राम भी किए बाकायदा, जहाँ पर एवरेज जो वो चल रहा है इन्फ्लेशन रेट, वो चल रहा है 8-10%। यूरोप को कभी आदत ही नहीं थी, 3% से ज्यादा की आदत ही नहीं हमारे थी। यहाँ तो अहमद, 40 रुपए चला गया सलमान भाई। अरे यार हम तो वो लोग हैं ना कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। लोग मुझे बोलते हैं यार सलमान भाई आप बोलो रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, यार हमारे यहाँ तो रिसेशन ही है, हमें क्या फर्क पड़ना है रिसेशन और डिप्रेशन से। बात तो सही है कि हमारे तो कभी हालात सही रहे नहीं कि हमें लगेगा यार कुछ आ रहा है, बस हमारे पे तो मुसल्लत ही है जो भी है। तो लेकिन इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हम एक आग के दरिया से गुजर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है ना क्लींस होके इंशाल्लाह निकलेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पढ़े लिखे पाकिस्तानी, बाशऊर पाकिस्तानी, चाहे दानिश्वर हो किसी भी फील्ड में हो, उसको खुल के आगे आना पड़ेगा और खुल के बोलना पड़ेगा। आप पेरिस की स्ट्रीट पे जो लोग देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये सब ऐसे ही हैं? ये भी सब पढ़े लिखे हैं, इनकी भी सब चीज़ें हैं। और दुनिया में हालात कैसे बदल रहे हैं, वी आर लिविंग इन स्ट्रेंज टाइम बाय द वे बिल्कुल अहमद। बिल्कुल। ये हमजा यूसुफ हैं, और ये फर्स्ट मिनिस्टर जो है वो सिलेक्ट हुए स्कॉटलैंड के, मतलब स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा जो ऑफिस जो है, यानी फर्स्ट मिनिस्टर वो हो गए। और अपने आप देखें पीछे गोरों की तस्वीरें लगी हुई है, वुड यू बिलीव इट, ये वही बरतानवी साम्राज्य है जो 190 साल हुकूमत करके गया है साउथ एशिया पे। और आज के डेट पे ऋषि सुनैक जो कि मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो फोर फादर्स थे वो गुजरावाला से थे, बाय द वे गुजरावाला थे, वो आज प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, हमजा यूसुफ ये जो है, इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से, पाकिस्तानी इंतजार है। और ये देखें अपने रूम में ये बाकायदा नमाज करवा रहे हैं, यानी कितना बड़ा सिंबॉलिकली पैगाम है। और सादिक खान जो मेयर ऑफ लंदन है, मतलब 3 इंग्लैंड की मोस्ट प्रोमिनेंट जो पोजीशंस हैं वो साउथ एशिया के बैकग्राउंड, और साउथ जी एशिया, और जी अगर आप बिल्कुल कैटेगोरिकली लगा लें तो तीनों पाकिस्तानी हैं पीछे से। ऋषि सुनैक भी उनके भी वो गुजरावाला से थे, तो वो तो प्रेजेंट डे में तो पाकिस्तानी है ना गुजरावाला, और तो कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन लेकिन उसको ओन कर रहे हैं ऋषि सुनैक को, क्योंकि वो हिंदू बैकग्राउंड है, तो वो बोला वो अनडिवाइडेड इंडिया का बंदा था। वो देखे ना हर बंदा, आप भी आज मशहूर हो जाए तो हर बंदा आपको ओन करने आ जाएगा अहमद, और अगर आप मशहूर नहीं हो तो कोई भी आपको ओन नहीं करेगा, सब डिसोन कर देंगे आपको। यही है ना दुनिया का, ये है कि चढ़ते सूरज की पूजा, चढ़ते बिल्कुल। सूरज की पूजा करते हैं। तो एक स्ट्रेंज टाइम में हम जिंदा हैं। यूके जो कि आप पे कॉलोनी बना के गया, और जो है डिसेप्शन से आपको हुकूमत करके गया, आज उसके 3 मेन ऑफिस साउथ एशियन बैकग्राउंड के लोग हैं। और आज ये सोचने का मुकाम है, और यही वो पाकिस्तानी जिनको अपॉर्चुनिटी मिली उन कंट्रीज़ में, फ्री कंट्रीज़ में, आज वो कहाँ से कहाँ निकल गए। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में हम ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्यों नहीं बना पा रहे कि यही इंटेलेक्चुअल
ज़बरदस्त दिमाग रखने वाले पाकिस्तानी बाहर जाके तो छक्के मारते हैं, चैंपियंस बन जाते हैं, लेकिन अंदर इनका हाल ये है कि आज एक MBA करने वाला लड़का है, उसकी 35,000 और 40,000 रुपये तनख्वाह है। अब मुझे डॉलर के रेट से लगाना है, कन्वर्ट करके लगा ले तो आपको पता लग जाएगा वो कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिसका जहाँ सींग समा रहा है वो सिम में बाहर निकल रहा है। पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन इस तरीके से हो रहा है जो ना एक्सपोनेंशियल रेट से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इन चोरों के लिए अच्छा है कि पढ़े लिखे और समझदार लोग बाहर चले जाएं ताकि ये आराम से बैठ के हुकूमत करें, अनचैलेंज अनचेक्ड। ये इनका क्राइटेरिया है, सिंपल एज दैट। अमर जी सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को जो है वो कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा आज का प्रोग्राम। और आज एपिसोड 99 थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो नेक्स्ट एपिसोड करेंगे इंशाल्लाह ताला वो 100th एपिसोड होगी हमारे लाइव प्रोग्राम्स की। और ये जो सिलसिला हमने शुरू किया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी से, वो सिलसिला चलता जा रहा है। कभी कभी डिलेज होते हैं, कभी हम दिन तब्दील कर लेते हैं, कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कभी कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जो है वो जारी है तुरफ़ा तमाशा का। और इसके अंदर किसी किस्म की कोई लालच, किसी किस्म की कोई मशहूर होने की कोई चीज़ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आपको वो चीज़ें अलग ही दिख रही होती। हमारे जो है वो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स दिख रहे होते आपको, और हमारी जगह हर ऐड के अंदर हर जगह हम दिख रहे होते आपको पूरे सोशल मीडिया पे। लेकिन मकसद सिर्फ यही है कि हम आपका जो वो बेदारी शऊर का जो सिलसिला है वो हम उसके ऊपर चलते रहें, और जितने लोगों को हम शऊर जगा सकें कि वो अपनी ज़िंदगी को, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बल्कि दूसरों की ज़िंदगी के अंदर भी वो रोशनी करने की कोशिश करें, सिर्फ अपने शऊर को बेदार करके, चीज़ों को अलग तरीके से एनालाइज करके। और क्योंकि हम मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी है ये कि हम हक का साथ दें और बाकी के खिलाफ हम खड़े हों। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हमारे ईमान का हिस्सा है। तो उम्मीद करूँगा कि आप इस सिलसिले में हमारा साथ देंगे और इस में जुड़ते चले जाएंगे। आगे आने वाले वक्तों में हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है, जो हमने जो कुछ सीखा है उससे हम इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। लेकिन इसमें हमारा साथ आप ज़रूर दीजिए और इस स्ट्रीम को शेयर करते जाइए। कैसा लगा हमारा प्रोग्राम आज का, और कोई अगर आप आरा देना चाहें तो आप ज़रूर दे सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जब हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे 100th एपिसोड में, और जब भी हम करेंगे उससे पहले हम अनाउंसमेंट ज़रूर कर देंगे। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। सलमान भाई को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, वो ट्वीट्स करते हैं और इनसाइट्स देते रहते हैं। पूरे वीक में भी हम एक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्राम जब करते हैं जब भी एक्टिव होते हैं। सलमान शान_सैयद उनका ट्विटर हैंडल है। साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अहमद जरील मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा facebook.com/तुरफ़ा-तमाशा हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है। इस पर आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, और कोई भी आपकी अगर राय है तो उसको आप ज़रूर इज़हार कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। हमें रमज़ान की बाबरकत सादतों में रातों में हमें जो है वो ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जुस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये